अच्छा जी बच्चों, आज हमने ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ना है। ठीक है, कल हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे। आज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि हम ड्यूल की तरफ बढ़ चुके हैं। ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न में कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, यार सबको कर दिया है, कर दिया, ऐड कर दिए, कर दिए। अच्छा जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में हमने, क्योंकि ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न में कोई से भी दो कैंडलस्टिक पैटर्न मिला के एक पैटर्न बनता है। और ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना है वो बुलिश एनगल्फिंग। और यकीन माने इंतहाई इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फिंग बुलिश से मुराद तो आपको पता है बायर्स से हैं, बायर्स के लिए हम बुलिश वर्ड यूज करते हैं। इनगल्फिंग के मुराद यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, प्राइस एक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है। ये वो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि मैं और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स इंतजार करते हैं कि यार ये बने तो एंट्री लेते हैं, मजा आएगा। बुनिश इनगल्फिंग को हमेशा हम सपोर्ट के लेवल पे देखते हैं और सबसे ज्यादा अहमियत भी देते हैं। और इस पैटर्न के बनने के बाद मजीद हम कोई एविडेंस या किसी शक शुबे में नहीं रहते क्योंकि 90% ये एक्यूरेसी देता है। और बुलिश से मायने आपको पता है बाय के हैं, बायर्स के लिए वर्ड बुलिश यूज होता है और engulfing का मतलब कवर करना या लपेट लेने से है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसे इन्वर्टेड हैमर और उसके अंदर थी ना हैंगिंग मैन के अंदर। इन्वर्टेड हैमर उल्टा है, सपोर्ट पे बनता है, फिर भी बाय का एविडेंस है। हैंगिंग मैन सीधा है, रेजिस्टेंस पे बनता है, वो कंफ्यूजन थी ना। इसके अंदर जो बुलिश एनगल्फिंग है ये बिल्कुल वाजिया है। इसमें दो कैंडल्स होती हैं, एक कैंडल छोटी कैंडल है, ठीक है, जो कि प्रीवियस ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है। जो प्रीवियस ट्रेंड से मुराद जो पीछे से रेजिस्टेंस की तरफ से चला आ रहा है। और सपोर्ट के ऊपर एक सेल की कैंडल क्लोज होती है। जब तक सेल की कैंडल क्लोज होती है तब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन बुलिश एनगल्फिंग तब कंप्लीट होता है जब सेल की कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो और उससे वेरी नेक्स्ट जो कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, वो एक वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल बने और इतनी कम अज कम इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि प्रीवियस कैंडल से साइज के अंदर वो इन डबल हो। अच्छा, कम अज कम डबल हो, यानी ये बीरिश कैंडल से साइज में कम अज कम डबल हो। और एनगल्फिंग कैंडल की जो विक होती है, जैसे एग्जांपल में नजर आ रही है, इतनी विक हो सकती है। बड़ी विक वाली एनगल्फिंग कैंडल ज्यादा वैलिड नहीं, यानी इतनी बड़ी विक अगर हो तो उसको एनगल्फिंग कैंडल नहीं कह सकते। छोटी छोटी विक्स हैं तो वो मान सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि इतनी बड़ी विक है, ये इस तरह गई हुई है और स्टिल बॉडी इतनी बड़ी विक के बाद स्टिल इस कैंडल से इसकी बॉडी बड़ी है, 2 टाइम्स बड़ी है, तो ये फिर भी वैलिड नहीं होगी। एनगल्फिंग कैंडल एक पूरी कैंडल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, बड़ी लिक्विडिटी वाली कैंडल होनी चाहिए जिसमें वाजिया नजर आ रहा हो कि ये बायर्स हैं। बाकी इसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट आपको पता है, एक बीरिश कैंडल। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल जो कि 2 टाइम्स बड़ी हो। तीसरा कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है गैप। ठीक है, गैप गैप नाम की इस कैंडलस्टिक पैटर्न में कोई चीज नहीं होती, ये जस्ट एग्जांपल और किताबी बात है। लाइव एग्जांपल के अंदर ये गैप, जो जो एग्जांपल के अंदर दी हुई है, लाइव मार्केट में इस गैप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, इस तरह का गैप नाम का मार्केट के अंदर कोई कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है। मार्केट के अंदर नॉर्मल जैसे कैंडल्स होती हैं वैसी बनती हैं। गैप होता क्या है? गैप होता है कि मार्केट में एक कैंडल ये बनी और दूसरी कैंडल यहाँ से स्टार्ट होने के बजाय यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और गैप आता है तेजी की वजह से, जब बहुत ज्यादा तेजी होती है ना मार्केट में, तो खास करके D1 की आता है, कैंडल्स पे आता है। क्योंकि मार्केट जुमे को बंद हो जाती है, मंडे को जब ओपन होती है तो सैटरडे संडे कोई बड़ा इवेंट हो जाए, कोई बैंक बड़ी पॉलिसी, कोई इस तरह का खतरा हो, जंग शुरू हो जाए, इस तरह की चीजें होने की वजह से फिर कैंडल एग्जैक्ट उस प्राइस से ओपन नहीं होती जिस प्राइस पे
फ्राइडे को क्लोज हुई है वो थोड़ा ऊपर जाके ओपन होगी। अक्सर आप देखते होंगे किसी दिन दिखाते भी हैं आपको गैप का। तो गैप है इसके अंदर, ये कॉन्सेप्ट गलत है। गैप इसके अंदर नहीं होता। एनगल्फिंग का मतलब है कवर करना। तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये कवर किसको करती है। ये जो ट्रेंड, ये जो कैंडल है, ये रिप्रेजेंट करती है सेलर्स को। ये रिप्रेजेंट कर रही है बायर्स को। कौन से बायर्स को? जो अपकमिंग बायर्स है। ठीक है। तो ये सिंपल ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसी तरह ये बुलिश एनगल्फिंग सपोर्ट पे बनता है, बीरिश एनगल्फिंग रेजिस्टेंस पे बनता है। और सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी यूज होगा। ये भी उतनी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जितना बुलिश है, क्योंकि सेम ही है ना, है तो एक ही। सिर्फ ये रेजिस्टेंस पे बनता है, वो सपोर्ट पे। जैसे शूटिंग स्टार और हैमर है तो एक ही, सिर्फ वो रेजिस्टेंस पे बनता है, ये सपोर्ट पे। एक से मुराद के काम उनका एक है, शेप एक ही है, लेकिन वो इन्वर्टेड हैमर जाके रेजिस्टेंस पे बने तो उसको शूटिंग स्टार कहना शुरू हो जाते हैं। तो याद रखने के लिए मैंने आपको बोला था कि इन्वर्टेड हैमर और हैमर अगर सपोर्ट पे बने तो सपोर्ट के एविडेंस है, रेजिस्टेंस पे बने तो दोनों ही रेजिस्टेंस के एविडेंस है। बजाय आप दो चार नाम एक्स्ट्रा याद करो, ये याद रखो फिर नाम याद रखना। तो इसी तरह बीरिश एनगल्फिंग रेजिस्टेंस लेवल पे सबसे पहले एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है। अच्छा, ये जो बुलिश कैंडल है ना, ये जो छोटी कैंडल है, ये डोजी भी हो सकती है। ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि यार ये तो डोजी है तो इस पे हम एंट्री नहीं ले सकते, मोस्टली हम डोजी, सिर्फ डोजी पे एंट्री लेने को अवॉइड अवॉइड करते हैं। हम कोशिश करते हैं कोई और हैमर मिल जाए, शूटिंग स्टार मिल जाए, बाकी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, और ग्रेवस्टोन डोजी मिल जाए। सिर्फ जो कॉमन डोजी है ना, सिर्फ इसको देख के एंट्री हम ज्यादा कंफर्म कॉन्फिडेंस से नहीं लेते होते। लेकिन बाकी जितने कैंडलस्टिक पैटर्न है सिंगल, उनमें हम कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लेते हैं। तो ये जो छोटी कैंडल है, इसकी आपने विक कंपेयर नहीं करनी, बॉडी कंपेयर करनी है दोनों की। और इस कैंडल की विक ज्यादा बड़ी नहीं हो, छोटी मोटी विक चल जाएगी। ये जो बेबी कैंडल है, छोटी कैंडल है, इसकी विक भी चलेगी, सारा कुछ चलेगा, बट ये छोटी हो और इससे ये कैंडल 2 टाइम्स छोटी हो, ये वाली बुलिश कैंडल। और बॉडी कंपेयर करनी है। ठीक है। बॉडी कंपेयर करनी है। बाज का मैंने आपको बोला ये वाली कैंडल डोजी होती है, तो आपने एक बॉडी कंपेयर करनी है कि इसकी बॉडी से कितनी छोटी है। अगर 2 टाइम्स छोटी है तो इसको आप बीरिश इनगल्फिंग कह सकते हो। और इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं इस बड़ी कैंडल को, ये जो मेन कैंडल है जो लपेट में ले रही है, जो कवर कर रही है प्रीवियस कैंडल को। अब प्रीवियस कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है प्रीवियस ट्रेंड को, बीरिश कैंडल रिप्रेजेंट करेगी आने वाले ट्रेंड को, तो ये बीरिश इनगल्फिंग है। अच्छा, ये बड़े सिंपल से थे, पल्ले पड़े हैं कोई नहीं? अभी मैं आपको लाइव चार्ट में भी दिखाता हूँ डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, पल्ले पड़े हैं कोई नहीं? अब्दुल बासित क्या कह रहा है? बुलिश? क्या बता दूं सर? इनके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इनके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना जरूरी होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न अलोन कोई एक मेथड नहीं है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के मोहताज हैं। अकेले ना ट्रेंड लाइन कुछ कर सकती है ना अकेले, ये जोड़ी है ना, दोनों एविडेंस चाहिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और दीगर पैटर्न्स और ट्रेंड लाइन के या रीटेस्ट के का तस्वुर बगैर कैंडलस्टिक पैटर्न के अधूरा है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न मिड में जहां मर्जी बने, किसी काम के नहीं है। बीरिश इनगल्फिंग ऑलवेज ऑन रेजिस्टेंस लेवल मिलेगी, या ट्रेंड लाइन का जो हायर हाई का एंगल होता है, या ब्रेकआउट और रीटेस्ट के ऊपर। और बुलिश इनगल्फिंग ऑलवेज सपोर्ट के ऊपर या हायर लो के ऊपर। ठीक है। जहां बाय करना होगा, जहां जहां बाय की एंट्री बनेगी, वहां वहां ये काम करेंगे। बुलिश इनगल्फिंग रेजिस्टेंस पे बनती ही नहीं है। बुलिश इनगल्फिंग रेजिस्टेंस पे बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। अगर ये बनेगी तो लाजमी ब्रेकआउट होगा, तो वो बुलिश इनगल्फिंग नहीं कहलाएगी। क्योंकि इनगल्फिंग कैंडल एक तगड़ी कैंडल होती है। ठीक है। जो ये जो बुलिश इनगल्फिंग है ना, ये वाली, ये छोटी बीरिश कैंडल सपोर्ट पे क्लोज हुई और उससे जो बड़ी कैंडल बनी है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ऑलमोस्ट इस छोटी कैंडल से डबल है, ट्रिपल भी हो सकती है, फिर भी वैलिड है। और बाद का इतनी बड़ी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है जो हमारा एंट्री पॉइंट ही खा जाती है। 50 पिप्स की इनगल्फिंग बन गई है, 40 पिप्स की, 30 पिप्स की, अब उसको क्या करें हम?
हमें तो चाहिए को 15-20 पिप्स वाली बने ताकि हमारी एंट्री ना खाए। अब 50 पिप्स की इनगल्फिंग एक ही कैंडल पूरी हमारा टीपी खा जाती है, यानी इतनी बड़ी कैंडल होती है। और अगर ये सपोर्ट के बजाय बुलिश इनगल्फिंग रेजिस्टेंस पे बन जाए तो वो 90% तो ब्रेकआउट हो जाएगा, तो वो उसको फिर बुलिश इनगल्फिंग कहेंगे ही नहीं क्योंकि ब्रेकआउट हो गया। तो बुलिश इनगल्फिंग सिर्फ सपोर्ट पे बनती है, और बीरिश इनगल्फिंग जो है वो ऑलवेज ऑन रेजिस्टेंस बनती है। और इसमें बुलिश कैंडल छोटी होती है और एनगल्फिंग कैंडल 2 टाइम साइज में बड़ी होती है। इसके बाद ब्रेकआउट, ये बाय का और सेल का एविडेंस होता है। इसके बाद बी हो सकता है, बट 90% की एक्यूरेसी होती है इसकी। हाँ, हो तो कुछ भी सकता है, हो तो मैं कहता हूँ कि आपको हर चीज आती हो फिर भी ब्रेकआउट हो सकता है, फिर भी एसएल हो सकता है, लेकिन एनगल्फिंग की 90% एक्यूरेसी। 100% फॉरेक्स मार्केट में कोई मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनगल्फिंग मींस बड़ा। साइडवे ट्रेंड पे काम क्या मतलब, साइडवे ट्रेंड क्या चीज होती है वो पहले मुझे एक्सप्लेन करें। आप साइडवे ट्रेंड किस चीज को कहते हैं? ब्रेकआउट ब्रेक डाउन दोनों वर्ड होते हैं, लेकिन कॉमन वर्ड हम ब्रेकआउट यूज करते हैं दोनों के लिए। हम ये नहीं कहते ब्रेक डाउन हुआ है या ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक आउट ही वर्ड यूज किया जाता है। अगर बुलिश में सेकंड कैंडल बड़ी क्यों बनेगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल पे है और सेलर्स को शो करना है ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेवल पे किस चीज को देखते हो, क्या चीज ढूंढने जाते हो रेजिस्टेंस लेवल पे आप लोग? सेलर्स ढूंढने जाते हो, तो डेट्स वाई ये बुलिश कैंडल से वेरी नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी ये बड़ी कैंडल सेलर्स की बनेगी। सेलर्स ढूंढने गए थे, सेलर्स मिल गए हैं, काम खत्म हो गया। ठीक है, सेलर्स रेजिस्टेंस पे ढूंढने जाते हो ना, एविडेंस किस चीज का चाहिए? सेलर्स का चाहिए। तो सेलर्स मिल गए हैं क्योंकि एक बड़ी कैंडल बन गई है जिसने पिछली कैंडल को कवर कर लिया है, वो बहुत बड़ी है। दोनों को हम देखें तो वो इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। इनगल्फिंग बीरिश और बुलिश नहीं भाई, बुलिश इनगल्फिंग का मतलब ही यही है कि बायर्स के लिए यूज होगा। बुलिश वर्ड आ गया ना, वर्ड बुलिश ही बायर्स का लफ्ज है, उसमें सेलर्स का कोई जिक्र नहीं है। लफ्ज बीरिश ही सेलर्स के लिए इस्तेमाल होता है, बायर्स का कोई जिक्र नहीं है। जब बात आती है ना, अच्छा देखें ये दो हैं, अगर होता ना सिर्फ ये डोजी, उस अब ये बुलिश डोजी बीरिश डोजी तो नहीं है, सिर्फ डोजी है, तो वो मिक्स चार आलू है, हर जगह फिट होता है। लेकिन इसमें आप देखें नाम उसका बुलिश इनगल्फिंग है, तो इसका मतलब है बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बीरिश इनगल्फिंग है, सेलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बड़ी कैंडल की एक विक हो, तो अगर विक बड़ी है ना तो फिर तो वो इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन अगर नॉर्मल वीक है, छोटी वीक है, तो दोनों तरफ है या एक तरफ है, या पर छोटी वीक है इनगल्फिंग कैंडल की, इनगल्फिंग कैंडल से मुराद ये बड़ी कैंडल को इनगल्फिंग कहा जाता है, और पूरे पैटर्न को बीरिश इनगल्फिंग। ठीक है, तो विक छोटी है तो मानी जाएगी, बड़ी है तो वो इनवैलिड होता है। अगर बुलिश में अगर बुलिश में बुलिश इनगल्फिंग, अगर बुलिश में नहीं, अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनती है, तो आपकी टीपी तक आप टीपी लगाओ ना, कितना बाय जा सकता है ये तो मार्केट कुछ नहीं कह सकती। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर आपकी मिड पॉइंट टीपी होती है, ट्रेंड लाइन के अंदर जब आप बाय करते हो या चैनल के अंदर तो आपकी मिड पॉइंट ही टीपी होती है, तो आप अपनी टीपी देखोगे। मार्केट शायद आपकी टीपी से बहुत ऊपर जाए, बट आपको मतलब आपकी टीपी से है। ठीक है, गैप होते ही नहीं है, समझाऊं क्या? गैप नहीं होता, गैप का कॉन्सेप्ट ही इनवैलिड है, इन्होंने जो लिखा हुआ है वो इनवैलिड है। गैप होते ही नहीं है, गैप मैंने आपको समझा दिया कहते किसको है, लेकिन इनगल्फिंग कैंडल में गैप नहीं होता, ये नॉर्मल क्लासेस होती हैं। रिकॉर्डिंग 5 बार नहीं सुने, एक बार सुने, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने से पहले पीडीएफ दी जाएगी। रिकॉर्डिंग सुनने से पहले आपने सबसे पहले, अच्छा आप कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न शायद को अलग से एक मेथड है। भाई ट्रेंड लाइन के बगैर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बगैर, और आगे आपने चार्ट पैटर्न्स पढ़ने हैं, फ्लैग, उसके बाद जनाब ट्रायंगल पैटर्न, ओवर ट्रायंगल पैटर्न्स और रीटेस्ट के ऊपर ये सारी चीजें यूज होती हैं।
अब जब फॉर एग्जांपल एक चैनल का ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ, नीचे वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, मार्केट जब रीटेस्ट करने जाएगी ना, तो रीटेस्ट के ऊपर आपको बीरिश इनगल्फिंग चाहिए। जैसे ही कैंडल क्लोज होगी, इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न पूरा होगा, आपकी एंट्री बनेगी। अगर कैंडल ओपन है तो एंट्री नहीं लेंगे, कैंडल क्लोज हो गई है, इनगल्फिंग पैटर्न कंफर्म हो गया, आपने पूरी एंट्री ले लेनी है। ठीक है, तो ये कोई अलग से एक मेथड नहीं है, बल्कि ये आपकी जो आप जो पढ़ रहे हो, जो ऑलरेडी आपने लेवल्स पढ़े हैं, उन लेवल्स के ऊपर ऐसा सबूत के तौर पे इस्तेमाल होता है। एक सबूत बाय करने का आपके पास क्या, अभी मैं कहता हूँ यार मेरे पास अक्सर लड़के आते हैं ना, सर गोल्ड बाय कर लें, तो मैं कहता हूँ सबूत क्या है। तो पहला सबूत तो ये है कि कोई ट्रेंड लाइन होगी, कोई पैटर्न होगा, कोई सपोर्ट होगी। वो मिलने के बाद दूसरी चीज है, सेकेंडरी चीज है कैंडलस्टिक पैटर्न। सर सपोर्ट है बाय कर लूं, नहीं भाई, सपोर्ट के अलावा भी एक चीज चाहिए, बनी है? वो कहेगा हाँ बनी है, तो मैं कहूंगा बाय कर लो। अगर वो कहेगा नहीं बनी, तो मैं कहूंगा उसको वेट करो, बुलिश इनगल्फिंग बनने दो, हैमर बनने दो। ठीक है ना? ये 20-25 लड़के आज एक्स्ट्रा आए हैं, ये कल की क्लास में कहाँ थे? शाबाश, ये बताएं ये कल की क्लास में कहाँ थे? 20 एक लड़के एक्स्ट्रा हैं। कल वाले बच्चे बताओ यार, 20 एक एक्स्ट्रा है ना लड़के? ठीक है, नेट इश्यू चल रहा था, कल 170 थे ना, 30 लड़के एक्स्ट्रा है ना, वाह इन्होंने बड़ा तंग करना मैं, इसलिए ये फिर पूछ रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न में एंट्री कहाँ लेनी होती है। ट्रेंड लाइन में भी टीपी मिड पॉइंट होती है, ट्रेंड लाइन के अंदर भी टीपी मिड पॉइंट होती है। एनगल्फिंग से रिलेटेड तमाम डाउट्स क्लियर है? अगले कैंडलस्टिक पैटर्न पे चलें। चलें। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग जब मिलती है ना, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं देखनी होती, कोड भाई क्लास अभी रहती है, अभी पूरे पैटर्न्स रहते हैं, देखो एक और पड़ा है इसके बाद, वो भी देना आपको। अच्छा, जब होता है ना रिकॉर्डिंग मिलती है, उससे पहले आपने पहले पहुंचना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, देखना है ब्रेकआउट रीटेस्ट कहाँ पे है, वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने हैं, ट्रेंड लाइन के हायर लो पे ढूंढने हैं, हायर हाई पे ढूंढने हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, उस पे ढूंढने की कोशिश करो। उसके बाद फिर फाइल ओपन करो और एंड पे जाके रिकॉर्डिंग देखो और दोबारा ट्राई करो। आधे घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, आधा घंटा मार्केट में गुजारो, फिर घंटा हो गया, फिर 15 मिनट दे लो, समझ आ जाएगी। घंटा, 1 घंटा 15 मिनट आपको टोटल पढ़ाई के लिए चाहिए। स्कूल में आपको पता है 12-12 घंटे हम पढ़ते थे, और हमसे ये सेल की डेफिनेशन याद नहीं होती थी। ठीक है, सेल किसको कहते हैं, बता सकता है कोई बंदा? सेल क्या होता है, इतना बताओ, मैं जरा अगला पैटर्न रेडी करूँ। सेल क्या होता है? सेल किसको कहते हैं, कोई है? सेल नहीं, सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, ये बायो वाले कहेंगे यूनिट ऑफ, मेडिकल वाले यूनिट ऑफ लाइफ, फिजिक्स वाले सेल किसको कहते हैं? सेल नहीं, सेल, यूनिट ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक में जो बैटरी का यूज होता है। अब देखो, आप लोगों को इतनी कॉम्प्लिकेटेड, अच्छा भाई कह रहा है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल। ठीक है, अब आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज सेल याद हो गई है, एनगल्फिंग याद नहीं हो रही। सेल क्या है जी? सेल हम जब पढ़े थे ना, तो टीचर कहती है फार्माकोग्नोसिस का सेल कोई और होगा, अनाटॉमी का सेल कोई और होगा, तो ये सारे सेल आपको याद करने पड़ेंगे। तो सेल, फिर हमने कहा यार ये उसका सेल का और मतलब होगा, इस सेल, हम फिजिक्स में जो पढ़ के आए थे उस सेल का और मतलब था। ठीक है, बायो में जो पढ़ा था उस सेल का और मतलब था। तो हम सेल में वो सेल याद हो गए, ये याद क्यों नहीं होता आपको? चलें, अच्छा कोड मांगने आ गया ये लड़का, भाई हेलो, क्लास ले लो, लाइव ले लो। फॉरेक्स में भी बैचलर होती है कहीं? फॉरेक्स में नहीं बैचलर होती, ये स्किल है, ये रटा मार डिग्री नहीं है। अच्छा,
बीरिश हरामी, अच्छा ये वो वाला नहीं है, ये जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ये जापानीज लैंग्वेज के अंदर इसका नाम है, ठीक है। और इसका मतलब प्रेग्नेंट वुमेन से है। क्यों है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अब ये कौन सा बीरिश, बीरिश के क्या मुराद है? जब वर्ड डबल या ट्रिपल में वर्ड बीरिश आए ना, तो उसका क्या मतलब होता है बताएं जरा। बीरिश वर्ड से आपको पता चल जाना चाहिए था, चाहिए कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे बनेगा। बीरिश हरामी कहाँ पे बनेगा? बीरिश जहां पे वर्ड आ जाता है, आपको बनेगा कहाँ? सेल तो करेगा, बनेगा कहाँ पे? ऑन रेजिस्टेंस या चैनल की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे, अगर असेंडिंग है, डिसेंडिंग है तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे। नहीं, अगर डिसेंडिंग है तो फिर भी नीचे वाली पे, बल्कि ऊपर वाली पे सेल करना है। अब इसका नाम उन्होंने ऐसे ही नहीं रख दिया, बीरे शरामी प्रेग्नेंट वुमेन, इसका नाम ऐसे ही नहीं रखा उन्होंने। इसके नाम के पीछे एक, आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न की शेप को नजर आए तो आपको इसके नाम का अक्स नजर आ जाएगा कि इसका नाम उन्होंने इस चीज पे क्यों रखा है, क्यों इसको ऐसे हम, इसका इसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें एक कैंडल मदर कैंडल होती है, क्लियरली आप विजिबल देख सकते हैं, मदर कैंडल है, आगे उसका बेबी कैंडल है। तो ब्रीदिश हरामी पूरा वर्ड जो है वो अक्कासी करता है उसके स्ट्रक्चर की। एनगल्फिंग में एनगल्फ कैंडल, बड़ी कैंडल छुपा लेती है। हैमर क्यों कहते हैं? वो अक्कासी कर रहा है ना, ग्रेव स्टोन डोजी, वो अब उसकी शेप की अक्कासी करता है। बिग मदर कैंडल है, स्मॉल बेबी कैंडल है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा, अब बच्चों इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा सिंपल सी कैंडलस्टिक पैटर्न है, बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। बीरिश हरामी बनता है रेजिस्टेंस पे, और बंदे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सेलर्स, इसमें सेल की कैंडल थोड़ी है, बाई की कैंडल बड़ी है, लेकिन ये सेल का एविडेंस है। बंदे हो जाते हैं कंफ्यूज। अजीब बात है ना, कि रेजिस्टेंस लेवल पे बाई की कैंडल बड़ी है, सेल की कैंडल छोटी है, फिर भी सेल करना है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, ये बड़ा आसान सा है, लॉजिक इसके पीछे बहुत सिंपल सा है। लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना, यार सेल करना है, बड़ी कैंडल सेल की होनी चाहिए ना, छोटी सेल की क्यों है? बंदा परेशान हो जाता है, यार ये हो गया रहा है, सेल करना है, बड़ी कैंडल सेल की दो, शूटिंग स्टार टाइप दो, इनगल्फिंग टाइप दो, ये क्या कर रहे हो हमारे साथ? प्रो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। प्रो में असली मजा आना है जब हमने पढ़ने हैं, फ्लैग्स पढ़ने हैं, उसके बाद वो पढ़ने हैं, मेरा फेवरेट पैटर्न वेज पढ़ना है, फ्लैग पढ़ने हैं, तब बड़ा मजा आना है। नहीं, एनगल्फिंग में कंफ्यूज नहीं होना ना, एनगल्फिंग इज अ डिफरेंट थिंग। एनगल्फिंग में सीधा सीधा हिसाब किताब है, एनगल्फिंग में कोई ए बी सी अलिफ बे पे मिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं। भाई बाय करना है ना, तो एनगल्फिंग कैंडल बाय पे, बाय वाली कैंडल बड़ी होगी। सेल करना है तो रेजिस्टेंस पे सेल वाली कैंडल बड़ी होगी। वो तो क्लियर क्लियर है, वो अपने सीधे रास्ते पे जा रहा है, उसके अंदर कोई तीसरी चीज ही नहीं है। बीरिश हरामी में ऐसा नहीं है, उलट है, उसके कलर मैटर करता है डेफिनेटली, क्योंकि ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर मैटर करता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सपोर्ट के ऊपर अगर रेड कैंडल बड़ी होगी तो उसको बुलिश एनगल्फिंग नहीं कहेंगे ना, ब्लू कैंडल बड़ी होगी या ग्रीन कैंडल बड़ी होगी तब भी इनगल्फिंग कहेंगे। तो कलर इसके अंदर बहुत मैटर करता है। वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थे जिनमें कलर की कोई चिंता ही नहीं थी, फिक्र ही कोई नहीं थी, फाके ही कोई नहीं था। यहाँ पे कलर बड़ा मैटर करेगा। बीरिश इनगल्फिंग में इनगल्फिंग कैंडल सेल की बड़ी होगी तो सेल का एविडेंस बनता है। अच्छा, बीरिश हरामी इसके बरक्स उल्टा है, उसको एक मिनट जहन से निकालें, इसको देखें। इसमें एक मदर कैंडल है, एक बेबी कैंडल है। ये मदर कैंडल कहाँ से आई है? ये रेजिस्टेंस लेवल पे कहाँ से आई है? ये रेजिस्टेंस के लेवल पे कहाँ से आई है? ये जो मदर कैंडल है बीरिश हरामी के अंदर, ये कहाँ से ट्रेवल करके आई है? आप लोगों को पता है? अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, ये बीरी बुलिश कैंडल कहाँ से आई है?
पुरानी रिकॉर्डिंग दे दें, कुछ शायद कुछ पल्ले पड़ते। तो भाई कल क्लास में क्यों नहीं थे आप? हम जब आपको 5 दिन से कह रहे थे क्लास ले लो, रिकॉर्डिंग गायब हो जानी है, हमने नहीं देनी, आप लोग इग्नोर कर रहे थे। अब हमने जब इग्नोर किया तो आपको समझ नहीं आया? नहीं, डेफिनेटली। क्योंकि ये हर क्लास ना एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। एक मिस की एक मिस की आपने, तो आपने सारा लेक्चर मिस कर दिया। ये जफरान खान, इस बात का तो मैं पहले जवाब दे चुका हूँ। नहीं, कल की क्लास में नहीं थे ना, सारी असाइनमेंट तो अभी सारी निकल आएंगी। अभी बड़ा कुछ निकलना है भाई। कल की क्लास में भी 30 बंदे नहीं थे, और ये सारे गवाह हैं, 170 बंदा था। हाँ जनाब, 210 है, 40 बंदे एक्स्ट्रा हैं। 40 बंदों ने तंग करना है अभी हमें आज। क्यों? उनको नहीं पता हैमर क्या चीज है, एक की चीज है, डोजी क्या चीज है, उनको नहीं पता। आज की क्लास में जो कोड देगा तो पिछली की ले लेना रिकॉर्डिंग। अभी आराम से चुप करके बैठो और ये इस चीज को समझ लो। बीरी शरामी में ये आपके बकौल कैंडल आई है बायस की तरफ से। ये छोटी कैंडल किधर से आई है? ये तो नीचे से आई है, सपोर्ट से उठ के। ये छोटी कैंडल कहां से आई है? और स्ट्रोंग है, देखो इनगल्फिंग कैंडल है ये वाली। देखो बड़ी कैंडल है, रेजिस्टेंस लेवल पे ऐसा लग रहा है ब्रेकआउट करेगी। ये कैंडल तो नीचे से आई है और तगड़ी कैंडल है, बहुत तगड़ी कैंडल है। ये छोटी सेलर प्रेशर है तो ये छोटी क्यों है? सेलर प्रेशर में तो कैंडल बड़ी होनी चाहिए, जैसे इनगल्फिंग में बड़ी होती है। छोटी क्यों है? थोड़े से सेलर। एनगल्फिंग डेफिनेटली बड़े वाली होती है। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ, चलें। बायर्स का प्रेशर था ज्यादा, ठीक है। नीचे से बायर्स आ रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग तगड़ी कैंडल। मैं अभी एग्जांपल में भी आपको जब बुल शरामी दिखाऊंगा ना, तो आपको दिखाऊंगा कि एक तगड़ी कैंडल बनती है जब मार्केट में नीचे से स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे थे और रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, जो कि कतन सेल का एविडेंस नहीं है। हमें वेट करना है, या तो एविडेंस आएगा या ब्रेकआउट होगा। बट हम वेरी नेक्स्ट क्या देखते हैं कि मार्केट में एक कैंडल बीच कैंडल बनती है और क्लोज हो जाती है, और वो छोटी होती है, जिससे हमें ये तो पता चलता है कि एक तो सेलर्स थोड़े हैं, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें उस कैंडल से ये मिलती है कि ठीक है सेलर्स थोड़े हैं, ऊपर रेजिस्टेंस है, उस वजह से ये थोड़े भी आए हैं। बट ये जो इतने ज्यादा बायर्स थे, इन्होंने इस कैंडल के ऊपर लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं किया? ब्रेकआउट करवाने की कोशिश ही नहीं की, बिल्कुल गायब हो गए हैं। वो इसलिए हुए हैं कि ऊपर है रेजिस्टेंस लेवल। क्या है? ऊपर है रेजिस्टेंस लेवल। तो अगर तो ब्रेकआउट कर जाते हम तो ट्रेड लेते ही नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक बीरिश कैंडल छोटी बनाई, तो हमें समझ आ गई कि ये जो बायर्स हैं ये अब्जॉर्ब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ऑर्डर अपने बंद करके चले गए हैं। ये जो सेलर्स हैं ये थोड़ी तादाद में इसलिए हैं क्योंकि मैं और आप कंफ्यूज है ना, इस कैंडल पे हम एंट्री थोड़ी लेंगे। मैं और आप कंफ्यूज हैं, तो ये थोड़ी तादाद में इसलिए आए हैं। लेकिन जब हमें पूरी कैंडल स्ट्रक्चर बनने के बाद कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये जो इतनी बड़ी तादाद में बायर्स थे, रेजिस्टेंस की डर की वजह से ऑर्डर्स क्लोज करके चले गए हैं, और अब सेलर्स रह गए हैं, और सिर्फ सेलर्स रह गए हैं क्योंकि बायर्स ने कोई मज़ाहमत भी इस कैंडल के ऊपर नहीं। और आपको याद रखने के लिए इसका नाम बीरी शरामी याद रखना पड़ेगा। मदर कैंडल पीछे होगी, बेबी कैंडल आगे होगी। इसी के बरक्स बुलिश हरामी है, उसमें मदर कैंडल पीछे है, बेबी कैंडल आगे है, दोनों में सेम स्ट्रक्चर है। बट बुलिश हरामी में सेल की कैंडल बड़ी है, ऑपोजिट है। बीरिश हरामी में बाई की कैंडल बड़ी थी, बुलिश में सेल की बड़ी है और बाई की छोटी है, ऑपोजिट। एक ही पैटर्न है, सिर्फ ऑपोजिट है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस में बनता है, एक सपोर्ट में बनता है। और उसके बाद एक छोटी बेबी कैंडल बनती है। मेरे ख्याल है बेहतर है कि मैं आपको ये चार्ट के ऊपर लाइव दिखाऊं। स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया, समझ भी लिया है। और भी दो पैटर्न और भी रहते हैं, पढ़ा दूं या वो कल पे पेंडिंग करूं? कल रख लूं, कोई मसला मसली कोई नहीं, टेंशन ही कोई नहीं, फिक्र ही कोई नहीं। गोल्ड बड़ा फ्लाई कर रहा है।
गोल्ड का क्या करना है? इनफ है, इनफ है, चले इनफ है तो इनफ है फिर, ठीक है, कोई मसला ही नहीं। आपको समझ आए बात तो हमें कोई मसला नहीं है। हमें एक दिन अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बट चलें कोई नहीं, आप लोगों के लिए ये भी कर लेंगे। आप लोग क्लास ले लें, लेने वाले हों बस, हम बैठे हुए हैं इधर क्लास देने के लिए। मोस्टली इशू ये आता है कि आप लोग क्लास नहीं लेते। अच्छा, गोल्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा तो गोल्ड के ऊपर ज़्यादा ट्रेडिंग होंगी। गोल्ड मैं नहीं चाहता कि कम से कम आप तो 3 महीने गोल्ड को छेड़ो भी इस वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल। आप देखो कल उसने किधर से कितनी स्पाइक मारी है, बहुत अकाउंट लोगों के वाश भी होते हैं। तो एक नॉर्मल हम पेयर पकड़ते हैं जिसके ऊपर हम आपको समझाते हैं, और सिंपल कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस को पैटर्न पकड़ते हैं, और वहाँ पे आपको ये सारे पैटर्न्स समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आसान तरीकाकार है, पहले सारे पैटर्न आपने जितनी भी चीज़ें आपको आती हैं अभी, क्योंकि क्या आपको वो नहीं आते, पैटर्न्स नहीं आते, तो आपको अगर आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आती है तो आप वो पहले सबसे पहले मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पे आसान तरीकाकार यही है जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करनी है। एंड पे आपको बताना है कि देखो सपोर्ट पे ये इनगल्फिंग बनी, ये हरामी बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ये भी हो गई, ऑलरेडी हुई पड़ी है, ये भी हुई पड़ी है। ठीक है, सबसे पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आती है ना, तो आपने इसको मार्क करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पैटर्न मार्क किया है, ऊपर ट्रेंड लाइन लगाई है, नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई है। अच्छा, अब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न यहीं पे बताना शुरू करते हैं। अच्छा, आपने इन दो कैंडल्स को बॉडी, क्योंकि बॉडी को कंपेयर करना है, इन दो कैंडल्स की बॉडी को कंपेयर करना है। थोड़ा जूम आउट करता हूँ क्योंकि जूम इन करूंगा तो छोटी नजर आती है कैंडल। अब आप इनकी सपोर्ट के लेवल के ऊपर आप देखते हैं कि एक सेल की कैंडल क्लोज होती है और एक अच्छी सेल की कैंडल है। उसके वेरी नेक्स्ट एक छोटी बेबी कैंडल बनती है जिसकी एक छोटी बॉडी है, विक्स काउंट ही नहीं कर रहे हम। ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम विक्स काउंट नहीं करते साइज कंपैरिजन में। ठीक है, साइज का जब भी कंपैरिजन करना होता है मेन कैंडल की विक काउंट करते हैं, जिसमें एनगल्फिंग की काउंट करेंगे या मदर कैंडल की। जो दूसरी छोटी कैंडल्स है उनके हम विक्स काउंट नहीं करते। तो आप अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। ठीक है, अच्छा, इस तरह एक हमें बुलिश इनगल्फिंग भी नजर आ रहा है, ये देखो ये, लेकिन ये सपोर्ट के लेवल के ऊपर नहीं है, बट ये एक अच्छी एग्जांपल है बुलिश इनगल्फिंग की। ठीक है, ये देखो बुलिश इनगल्फिंग, एक छोटी सेल कैंडल है, छोटी क्यों है क्योंकि बाद वाली कैंडल डबल बड़ी है। उसके बाद यहाँ पे एक हमें शूटिंग स्टार भी नजर आ रहा है, और साथ हमें बीरिश इनगल्फिंग भी नजर आ रही है। शूटिंग स्टार अगर आपको मिल गया तो आप एंट्री ले लेंगे, आप वेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल शूटिंग स्टार नहीं मिलता, एक छोटी नॉर्मल कैंडल मिलती है, तो आप इनगल्फिंग का वेट कर लेंगे। यानी कि ये देखो एक छोटी पीछे कैंडल है और उससे जो अगली कैंडल है वो वेरी नेक्स्ट है। लेकिन ये जो छोटी कैंडल है अगर हम इसकी विक काउंट करें तो ये आप अपने आप में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का एक बेहतरीन किस्म का, बल्कि ये ड्रैगन ग्रेव स्टोन डोजी है, तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का ही ये बेहतरीन कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अगर आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है तो आपको ड्यूल की वेट नहीं करना पड़ता। ड्यूल का वेट तब हम करते हैं जब हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिलता। ठीक है, और यहाँ पे इनगल्फिंग हमें ये भी मिली है, ये देखो इन दो कैंडल्स को, एक सेल की कैंडल और उससे डबल साइज की बुलिश कैंडल, तो ये है बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, और इसलिए कंफ्यूज इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ना हो कि आपको यही समझना है कि ये तो यार सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है तो सिंगल फॉलो करना है या ड्यूल करना है। अगर तो सिंगल डोजी टाइप है तो देन तो फिर अवॉइड करते हैं हम लोग। लेकिन अगर सिंगल है ग्रे स्टोन डोजी टाइप,
तो फिर तो हम अवॉइड नहीं करते। अब ये देखें, ये एक बड़ी कैंडल है, रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर है, ऐसे फजूल में नहीं दिखा रहा, रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर, और उसके आगे एक छोटी बॉडी वाली कैंडल है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक देखेंगे तो ये एक लॉन्ग लेग डोजी, और मैंने आपको बताया डोजी एक अच्छा एविडेंस नहीं है। जब आप दोनों मिलाएंगे ना, तो अब आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बीरिश हरामी है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मदर कैंडल है और उसके आगे बेबी कैंडल है। इसी तरह इन दो कैंडल्स को कंपेयर करेंगे, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। ये कौन सा बनता है? बुलिश इनगल्फिंग। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है हमारा। इजी वे ये है कि हमने पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद हमें खुद ये चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। ये देखो, ये एक मदर कैंडल, उसके आगे बिल्कुल छोटी बॉडी वाली बेबी कैंडल है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ये देखो, अब गौर से देखना, ये मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो, ये हुआ ब्रेकआउट, हो गया ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट पे एंट्री कहाँ पे लेनी है? आपको वेट करना है रीटेस्ट का, लेकिन सिर्फ रीटेस्ट का नहीं, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको बनने देना है। तो यहाँ पे आप गौर से देखें कि रीटेस्ट के ऊपर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। मैं जूम इन करता हूँ तो वो कैंडल्स छोटी नजर आती हैं। रीटेस्ट के ऊपर, क्योंकि हमें रीटेस्ट के ऊपर भी एविडेंस चाहिए होता है, क्योंकि रीटेस्ट भी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ही होता है। तो मार्केट ने पहले ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के ऊपर भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए। तो आप मुझे देख के बताएं कि कौन कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न रीटेस्ट के ऊपर अवेलेबल है। नजर आ गई? इन हैमर भी है, हैमर भी है, हैमर भी है, लेकिन हैमर के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है। तो ये नोटिस में लेके आना हमने, जितना स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न होगा उतना हमें फायदा होगा। ये देखो, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। अच्छा, इन दोनों को कंपेयर करो। अब इनको कंपेयर करो, ये कौन सा बन रहा है? जितना स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उतना आप लोगों को फायदा होगा। अमूमन हम जो लोग जो जिस कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करते हैं वो ड्यूल ही है, ठीक है, जिसमें से बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश रामी वगैरह, क्योंकि ये जरा ज्यादा एक्यूरेसी दे जाते हैं। और सिंगल में हम जरा हैमर को तरजीह देते हैं, लेकिन अगर हैमर वगैरह ना बने या स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना बने तो फिर हम कोशिश करते हैं कि ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न को हम अहमियत देंगे, ठीक है। क्योंकि इनकी जो एक्यूरेसी है वो ठीक ठाक तगड़ी होगी। तो अगर ड्यूल बन जाता है तो ड्यूल को नोटिस करना है और ड्यूल के अकॉर्डिंग एंट्री लेनी होती है। M5 पर टाइम फ्रेम की बात तब होगी जब आप कोई इंडिकेटर पे काम कर रहे होंगे, आप मेथड के अंदर काम कर रहे हैं। तो M5 पे एंट्री तब भी लेंगे जब हमारे पास कोई लेवल होगा। बगैर लेवल के तो हम कैंडलस्टिक पैटर्न देख के कोई एंट्री नहीं ले सकते। H1 पे ट्रेड लेनी है तो H1 की ही इनगल्फिंग देखनी है, H1 का ही हरामी देखना है, H1 के ही वो देखने हैं, हैमर देखने हैं। H1 पे ट्रेड ले रहे हो ना, टू इज द टॉप, टू इज द बॉटम, प्रैक्टिकल कोई एविडेंस नहीं होता। दैट्स वाई इंक्लूड ही नहीं किया, वो चीज इंक्लूड ही नहीं करते जिसका प्रैक्टिकल कोई एविडेंस नहीं होता। प्रैक्टिकली नहीं यूज हो रहा तो उसको ऐड करके एक टॉपिक बढ़ाने की और शशका बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो बिल्कुल नहीं है। जब एक पैटर्न हमें यूज ही नहीं हो रहा, उसका कोई काम ही नहीं है, कंफ्यूज करने वाली बात है। ये इनगल्फिंग बनी हुई है, ये देखो। अब ये देखो, इस तरह की सिचुएशन में इनगल्फिंग काम आती है। अब ये छोटी कैंडल कौन सा एविडेंस है? डेफिनेटली कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन जब आप इन दोनों कैंडल्स को मिलाओगे तो आपके पास एविडेंस आ गया, आ गया ना।
अब ये छोटी कैंडल कोई एविडेंस नहीं है ना, ये डोजी है, बिल्कुल छोटी सी कैंडल है, लेकिन जैसे ही ये वेरी नेक्स्ट बड़ी कैंडल बनी है तो अब दोनों को मिलाएंगे तो बुलिश इनकल्फिंग बन गई है। हर टाइम पे होती है, लेकिन हर टाइम को आप कंपेयर नहीं कर सकते। देखो H4 है ना, H4, तो H4 का मतलब है कि H1 जब हम ओपन करेंगे तो H4 की 4 कैंडल्स H1 पे ऑलरेडी बनी होगी, यानी कि ये जो एक कैंडल है ना H4 की, वो 4 H1 की कैंडल्स के बराबर है, और M30 की 8 कैंडल्स के बराबर होगी, M15 की 16 कैंडल्स के बराबर होगी, तो 16 कैंडल में पूरा ट्रेंड गुजर जाता है। 16 कैंडल्स में पूरा का पूरा ट्रेंड गुजर जाता है, 16 या 20 कैंडल्स हो। तो डेट्स वाई हर टाइम फ्रेम में जंग चल रही है, लेकिन हर टाइम फ्रेम का एक बिरिश एनगल्फिंग बन गई तो शायद आपकी पूरी की पूरी M15 की टीपी हिट हो जाए, या एक बाय की कैंडल बन गई, आप M15 पे शायद बाय ले लो, बट लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना रिस्क बढ़ेगा, छोटी ट्रेड्स करनी पड़ेंगी, इक्विटी हाई करनी पड़ेगी, और मनी मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जरा सर आप चूंकि $150-200 लॉस वो पड़ा हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम में टाइम मिल जाता है सुकून से, एनगल्फिंग बनेगी घंटे के बाद एंट्री लेंगे, टेंशन नहीं है। M15 पे काम करना है, 24 घंटे आपको इन होना है मार्केट में, एंट्री मिस ना हो। बेस्ट टाइम फ्रेम आपको सजेशन दे दूं या वैसे बता दूं? बेस्ट टाइम फ्रेम सजेशन अगर लेनी है तो H1 है, जस्ट कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम तो सारे ही अच्छे हैं, बट सजेशन ये है कि H1। मैं H4 पे काम करता हूँ, H1 पे काम करता हूँ, M30 पे काम करता हूँ, ये 3 टाइम फ्रेम है मेरे काम करने के। स्कैल्पिंग क्या चीज़ है? अच्छा, जिन्होंने कल क्लास नहीं ली, आज स्कैल्पिंग होती है छोटी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करना। आज का कोड देके वो लोग कल की रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ठीक है? तो आज का कोड क्या है? आज का कोड हम रखते हैं गोल्ड। गोल्ड को हमने आज का कोड रखा है गोल्ड, ठीक है, GOLD, गोल्ड। गोल्ड हमारा आज का कोड है। अगेन यहाँ पे बड़ा करके गोल्ड, बैकग्राउंड भी लगा देते हैं, बॉर्डर भी लगा देते हैं, बैकग्राउंड नहीं लगाते, बॉर्डर लगाते हैं, ये हमारा कोड है जी, गोल्ड। आपने एडमन को देना है, एडमन आपको रिकॉर्डिंग दे देगा, ठीक है ना, कल की भी दे देगा, आज की भी दे देगा, ठीक है जी।